साथियों नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार पुनः चंद्रा ग्लोबल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 2 क्लासों से हम लोग कक्षा 12 के केमिस्ट्री अनसॉल्व्ड पेपर की बात कर रहे थे, जिसमें 2023 के सेट 1 को सॉल्व किया जा रहा था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने सेट ये 347 कोड सीए को सॉल्व किया था। तो उसमें का केवल एक ही लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 बचा था, जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व ले लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए तथा अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो यहां पर सबसे पहले बात कर रहा है कि एथेनॉल का औद्योगिक निर्माण किन विधियों के द्वारा किया जाता है। तो जो एथेनॉल की औद्योगिक निर्माण है, वो सबसे जो पुरानी विधि थी वो बताया गया था स्टार्च के द्वारा, और उसके बाद में जो आधुनिक विधि बताई गई औद्योगिक उत्पादन में ही, वो सीरे या सुक्रोज के द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो हम लोग हेडिंग कर लेंगे औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक उत्पादन की विधि एथिल अल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन की विधि। और इस विधि में दिया गया है सुक्रोज या सीरे के किण्वन द्वारा। सुक्रोज या शीरा के किण्वन द्वारा, किण्वन अंग्रेजी में कहते हैं फर्मेंटेशन, यानी हम कह सकते हैं फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज के या सीरे के किण्वन से कैसे हम एथिल अल्कोहल प्राप्त करेंगे, इसके लिए प्रारंभ में ये कह रहा है कि विधि का वर्णन कीजिए। तो इसकी जो है भाषा आप लोग लिखेंगे। लिखो शीरा जिसमें 30% सुक्रोज पाया जाता है। शीरा जिसमें 30% सुक्रोज पाया जाता है, उसे 10% तक तनु करके उसमें ईस्ट, ब्रैकेट में लिख लेंगे खमीर, ब्रैकेट बंद करके आगे लिखें, मिलाकर सामान्य ताप पर किण्वन कराने पर एथिल अल्कोहल का 10% जलीय विलयन प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल का 10% जलीय विलयन प्राप्त होता है, जिसे वाश कहते हैं। यहां लिख दे रहे हैं, जिसे वाश कहते हैं। आगे लिखें, प्राप्त वाश का परिशोधक द्वारा प्रभाजी आसवन कराने पर लगभग 95% शुद्ध एथेनॉल प्राप्त होता है। तो ये थी इसका वर्णन। अब इसी में क्वेश्चन में कह रहा है कि अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो चलिए हम इसके रासायनिक समीकरण की बात कर लेते हैं। तो यहां शीरा या सुक्रोज, इसका जो फार्मूला होता है यहां लिख देते हैं, रासायनिक समीकरण देखें, सुक्रोज C12H22O11
ये सुक्रोज का फार्मूला है और सीरा। इसका बताया गया कि सामान्य ताप पर हम जल अपघटन कराते हैं तो H2O से क्रिया हो जाएगी। यहां पर एंजाइम प्रयुक्त होती है इनवर्टेज एंजाइम, क्या लिख देते हैं, इनवर्टेज एंजाइम, और ये प्राप्त कहां से होता है, ईस्ट से। तो इस ईस्ट से जब प्राप्त होता है, जब ये इन्वर्टेज एंजाइम इसका किण्वन करता है तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। सूत्र हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। प्राप्त ग्लूकोज और फ्रक्टोज C6H12O6 इसका पुनः किण्वन होता है और इस बार जो एंजाइम प्रयुक्त होती है उसका नाम है जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, ये भी ईस्ट से ही हमें प्राप्त होती है, ईस्ट से। और ये जाइमेज एंजाइम इस ग्लूकोज या फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करती है। तो सूत्र होगा 2C2H5OH प्लस 2CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी साथ में बन जाती है और यही प्राप्त हो जाता है हमें एथेनॉल। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। अभी इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि एथेनॉल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण। तो देखते हैं एथेनॉल का जब हम विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं, फार्मूला देखेंगे रिएक्शन इसका CH3CH2OH, ये है एथेनॉल। जब इसका विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो विहाइड्रोजनीकरण में होता क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन का निकलना विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो हाइड्रोजन निकालने के लिए यहाँ पर कॉपर की उपस्थिति में इसे 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दिया जाता है। जब गर्म करते हैं तो एक ऑक्सीजन का हाइड्रोजन और एक इस कार्बन का हाइड्रोजन दोनों निकल करके बना लेते हैं H2, ये हो गया विहाइड्रोजनीकरण। और शेष बचता है यहां से CH3CHO, ये बना लेता है एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया इसका विहाइड्रोजनीकरण। और इसी के आगे इसी में दिया गया है एथेनॉल के अम्लीय निर्जलीकरण से एथिलीन प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखिए। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि एथेनॉल का जब अम्लीय निर्जलीकरण कराते हैं तो एथीन जो प्राप्त होती है उसकी क्रियाविधि क्या है। तो चलिए इसको उम्मीद है लिख लिया होगा, तो इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। अभी ये क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट बचा हुआ है। एथेनॉल से एथीन निर्जलीकरण अभिक्रिया, निर्जलीकरण। देखिए निर्जलीकरण अभिक्रिया में होता क्या है, ये एथेनॉल CH3CH2OH जब इसका निर्जलीकरण होता है तो यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होती है और टेम्परेचर लगभग 160 से 170 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तो यहां से OH और एक हाइड्रोजन निकल करके जल बना लेता है और ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, यही होता है एथीन। एथीन। अब बात कर रहा है इस एथीन के क्रियाविधि की, तो चलिए हम इसके क्रियाविधि को देखते हैं। क्रियाविधि, क्रियाविधि अंग्रेजी में कहते हैं मैकेनिज्म। तो यहां पर देख रहे हैं H2SO4 जो होता है ये लाइकेज यहां पर उत्प्रेरक जैसा कार्य करता है। तो पहला काम क्या है कि ये जो H2SO4 है, H2SO4 ये आयनित हो जाता है और ये बना लेता है 2H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस 2 चार्ज। तो अब बात आती है एथेनॉल से, चलिए यहां पर देखते हैं। तो इसमें यह क्रिया जो क्रियाविधि इसकी 3 चरणों में दिखाई गई है। तो इसका प्रथम चरण देखिए, प्रथम चरण है, प्रथम चरण को कहा गया प्रोटानित अल्कोहल का बनना। यानी जब
एल्कोहल के साथ प्रोटानित एल्कोहल का बनना, एल्कोहल का बनना। चलिए देखते हैं ये प्रोटानित एल्कोहल क्या होता है, ये कैसे बनता है, इस बारे में देखिए। एथेनॉल है, यहां हम लिख देते हैं ये है एथेनॉल। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक जब इसके साथ में हाइड्रोजन H+ आयन अभिक्रिया करता है तो ये करता क्या है, चूंकि ये H+ है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके साथ ये H+ आयन जुड़ जाता है और अपना पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन को दे देता है। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन मिलेगा हमें। यहां से ये हाइड्रोजन जुड़ेगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा और इसी को कहा जाता है प्रोटानित एल्कोहल, या कहेंगे हम प्रोटानित एथेनॉल, इस नाम से इसको जाना जाता है। द्वितीय चरण की बात करते हैं। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण कहलाता है कार्बोकैटायन का बनना, कार्बोकैटायन का बनना। यानी कि ये जो प्रोटानित एल्कोहल बना, इससे जल का अणु निकल जाता है और कार्बोकैटायन हमें प्राप्त हो जाता है। तो चलिए इसी से हम यहां पर लिखते हैं, यह है हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, पॉजिटिव चार्ज ये यहां पर। और इस कार्बोकैटायन में आप देख रहे हैं कि यहां पर दिया गया है प्रोटानित एल्कोहल। अब होता क्या है इसमें कि यहाँ का जो CO का ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसलिए साझे का जो इलेक्ट्रॉन होता है इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है और यहाँ पर जाने के बाद में ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन को आ जाता है और ये H2O जल का अणु अलग हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये कार्बोकैटायन प्राप्त हो जाता है। अब बात आती है तृतीय चरण की। तृतीय चरण, तृतीय चरण, और तृतीय चरण में कहा जाता है प्रोटॉन का अलग होना या प्रोटॉन का निकलना, प्रोटॉन का निकलना। प्रोटॉन कहां से निकलेगा, तो हमारे इस कार्बोकैटायन से निकलेगा। देखेंगे कैसे, तो यहां पर देख रहे हैं इस तरह से, ये इस तरह से ये कार्बोकैटायन है हमारा। होता क्या है, यहां से एक ये हाइड्रोजन इसको चला जाता है यहां पर, और ये हाइड्रोजन यहां से मुक्त हो जाता है साझे का इलेक्ट्रॉन, और यहां पर ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, प्रोटॉन हमारा अलग हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हमें ये एथिलीन प्राप्त हो जाती है, जिसका IUPAC नाम एथीन होता है, और प्रोटॉन फिर से अलग हो जाता है। यही है इसकी पूरी मैकेनिज्म अर्थात क्रियाविधि। आप इसको नोट करिए। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 का ही है, का में अथवा करके दिया गया है, हम उसे सॉल्व करेंगे। चलिए आइए, 7 के अथवा में दिया गया है, अथवा करके है, अथवा, और इस अथवा में है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए तथा ABCDE और F के नाम व सूत्र भी लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं इनको, इन अभिक्रियाओं को पूरा करते हैं और इनके नाम लिखने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। पहला जो इसमें दिया गया है, पहला
ये है फिनाल, और एरो के ऊपर बना हुआ है कंसंट्रेट HNO3, HNO3, और ये कैसा है तो कंसंट्रेट है। पहला है क्वेश्चन, और यहां पर लिखा हुआ ए, पूछ रहा है कि ये कौन सा उत्पाद होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा लिखा है फिनाल, फिनाल और एरो लगा हुआ है, और यहां लिखा है CHCl3 अर्थात क्लोरोफार्म प्लस NaOH, और वो भी कैसा एक्वस यानी जलीय, ये लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है बी। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है CH3 CH2 CH2O CH3 CH3 CH2 CH3, ये एक प्रकार का ईथर है। CH2 CH3 प्लस HI, और एरो बना हुआ है, गर्म किया जा रहा है, और दो तरह से यहां पर यौगिक दिए गए हैं C+D। तो ये दिया गया है तीसरा क्वेश्चन कि इससे क्या होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, चौथा। तो चौथा क्वेश्चन है CH3 CHOH CH3, ये सेकेंडरी अल्कोहल दिया गया है, और यहां एरो बना हुआ है, लिखा है CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, और यहां पर ई दिया गया है कि ये ई क्या होगा। और लास्ट में पांचवा क्वेश्चन दिया गया है CH3 COOH, और यहां एरो बना हुआ है, पहला लिखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अपचायक पदार्थ है, और फिर लिखा है H2O, और कह रहा है कि ये F का क्या होगा। तो आइए देखते हैं इनको एक एक करके, हम सभी को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि सांद्र HNO3 की जब फिनाल से क्रिया होती है तो यहां उपस्थिति भी होती है सांद्र H2SO4 की, और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब ये क्रिया करता है तो ये बनाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल, जिसे हम पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ होता है। तो ये बराबर जो हमारा होगा वो बनेगा OH 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल, आपका ये उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका जो मेजर प्रोडक्ट है केवल हम उसी को लिख रहे हैं, बाकी सभी को नहीं लिख रहे हैं। अब इस रिएक्शन को देखिए, जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफार्म और जलीय NaOH से कराते हैं तो यहां पर जो बनता है उसका नाम है सैलिसल्डिहाइड बन जाता है, सैलिसल्डिहाइड। ये अपक्रिया कौन सी होती है, इस अपक्रिया का नाम है राइमर टीमन अपक्रिया, राइमर टीमन अपक्रिया, टीमन अभिक्रिया। ये इस अपक्रिया दी गई है और इसी अपक्रिया के बारे में ये पूछ रहा है। तो ये जो बी वाला उत्पाद हमारा प्राप्त होगा ये होगा सैलिसल्डिहाइड, यहां पर OH रहेगा और यहां पर ये बनाएगा CHO समूह, नाम होगा सैलिसल्डिहाइड। चलिए तीसरा देखते हैं। देखिए, जब ये इस प्रकार का ईथर दिया गया हो जिसमें एक साइड में ऑक्सीजन के इस तरह से ये तृतीयक कार्बन हमें मिल जाए, तो उस कंडीशन में जो नियम बताया गया है कि जो HI का संयोजन होगा तो HI का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे ज्यादा शाखाएं निकली हुई हैं। इसलिए इस प्रकार की यौगिकों में बांड का विदलन यहां से होगा, ये बांड यहां से टूट जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और आयोडीन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और हमें दो अलग अलग प्रकार के यौगिक मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं C क्या होगा। तो C के बारे में हम यहां पर लिख लेते हैं। C मिल जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2 और इस ऑक्सीजन के साथ HI का हाइड्रोजन जुड़ेगा तो OH, ये बन जाएगा हमारा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल ये बन जाएगा। और अब बात करते हैं हम D की कि ये D क्या होगा। तो आयोडीन हमारा यहां पर जुड़ेगा तो कुछ ये इस तरह से यौगिक बनाएगा प्लस CH3 CH2 CH3 CH3 और यहां से जुड़ जाएगा हमारा आयोडीन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, नाम लिख सकते हैं हम 2 आयोडो 2 मेथिल
2 आयोडो 2 मेथिल और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए हम लिख देंगे ब्यूटेन। तो ये इस प्रकार का यौगिक बन जाएगा। अब बात करते हैं इस चौथे की। तो यहाँ पर ये द्वितीयक अल्कोहल दिया गया है और जब द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन मिलता है। तो चलिए यहाँ पर जो कीटोन बनेगा उसको लिख लेते हैं, यानी E बराबर हो जाएगा CH3 CO CH3 जिसका नाम होगा एसीटोन। एसीटोन। और अब बात करते हैं यहाँ पर पांचवा की। जब एसिटिक अम्ल का अपचयन कराया जाता है तो हमारा जो उत्पाद मिलेगा वो होगा हमारा एथिल अल्कोहल। सूत्र हो जाएगा CH3 CH2OH। तो आप लोग इसको नोट करिए फिर आगे हल किया जाए। देखिए उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। अगला क्वेश्चन दिया गया है खा, 7वां का खा। प्रश्न 7 है, इसका खा दिया गया है। चलिए इस खा की ओर देखते हैं। लिखा है एक कार्बनिक यौगिक A जिसका आणविक सूत्र C8, कोई यौगिक है A जिसका आणविक सूत्र है C8H8O। कह रहा है कि ये 2,4-DNP अभिकर्मक के साथ नारंगी लाल रंग का अवक्षेप देता है। तो चलिए यहीं से हम इसको देखते हैं कि वास्तव में ये कौन सा यौगिक है, इस बारे में यहाँ पर जानना है। तो कह रहा है कि ये 2,4-DNP के साथ अपक्रिया करता है। तो अगर हम लोग बात करें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के रिलेशन में, तो वहां पर जो एल्डिहाइड होता है और जो कीटोन होता है अर्थात जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है, दोनों 2,4-DNP से अपक्रिया करते हैं। तो यहां से इस पहले कथन से एक बात हमें ये क्लियर होती है कि ये यौगिक या तो एल्डिहाइड होगा, या तो ये एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। एक बात यहां से निकल कर आती है कि या तो ये एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। फिर देखें लिख रहा है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का अवक्षेप देता है। चलिए फिर उसके आगे देखें, लिखा है ये टालन अभिकर्मक अथवा फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। तो अभी इस कथन से हमें मिलता है क्योंकि टालन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन दोनों से जो एल्डिहाइड होते हैं वो अपक्रिया कर लेते हैं लेकिन कीटोन नहीं करते हैं, जिससे ये बात दूसरे कथन से ये सिद्ध हो जाती है कि ये जो यौगिक है वो एल्डिहाइड नहीं है, है क्या, वो कीटोन है। तो हमें ये मिल गया अब कि ये कैसा है, कीटोन है। चलिए अब इसके आगे ये कह रहा है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर पीले रंग का अवक्षेप देता है। देखिए जब भी किसी कीटोन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करते हैं और अगर वो अपचयित होता है तो इसका मतलब है कि वो मिथाइल कीटोन समूह है उसमें, अर्थात उसमें COCH3 है, COCH3 है। तो ये इतनी बात क्लियर हो गई कि ये COCH3 है, मिथाइल कीटोन है, तभी ये उसको अपचयित कर पा रहा है। अब उसके आगे देखेंगे, लिखा है कि और न यह ब्रोमीन जल को वर्णविहीन करता है, ठीक है। यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेता है, अर्थात प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होगा तभी ये ऑक्सीकृत होता है। तो कह रहा है कि जिसका आणविक सूत्र C7H6O2 है, यौगिक A तथा B को पहचानिए, यानी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेता है जिसका आणविक सूत्र दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक B यौगिक दिया गया है जिसके ऑक्सीकरण से ये प्राप्त होता है C7H6O2 है ये।
कह रहा है यौगिक ए तथा बी को पहचानिए तथा प्रमुख अभिक्रियाओं को समझाइए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि आखिर में ये कौन सा यौगिक होगा जिसका सूत्र ये है, समूह ये है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन दिया गया है 8। ऐसी कंडीशन में कोई हाइड्रोकार्बन की जो खुली श्रृंखला है उसमें 8 कार्बन के साथ में हाइड्रोजनों की संख्या और अधिक होनी चाहिए। इससे हमें ये मालूम होता है कि ये जो यौगिक होगा वो बेंजीन रिंग वाला ही होगा। तो चलिए हम इसको बना करके देखते हैं और फिर देख लेते हैं कि कौन सा यौगिक है। अगर हम यहाँ पर एक फेनिल समूह बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें 6 कार्बन और 5 ऑक्सीजन यहाँ से पूरे हो जाते हैं। और अगर हम इसी से जोड़ देते हैं COCH3 तो 6 कार्बन यहाँ, एक ये 7 और एक ये 8 कार्बन भी पूरे होते हैं। अब हाइड्रोजन को देख लिया जाए तो 5 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 8 हाइड्रोजन भी और एक ऑक्सीजन हो जाता है। दैट्स इट। ये यहाँ पर हमें यौगिक मिल गया कि ये यही होगा, यानी हमें ये बराबर मिल गया कि ये बराबर क्या होगा, मेथिल फेनिल कीटोन। मेथिल फेनिल कीटोन पहला यौगिक हमें मिल गया कि ये क्या है, मेथिल फेनिल कीटोन है। अब कह रहा है कि इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें यौगिक बी भी प्राप्त हो जाता है, जिसका सूत्र यहाँ पर दिया गया है कि C7 है और H6 होगा और O2 हो जाएगा। तो चलिए अगर हम इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण कराने पर यहाँ पर प्रबल ऑक्सीकारक लिया जाएगा। ऑक्सीकारक जो भी कैसा होगा, प्रबल ऑक्सीकारक होगा। जब इससे क्रिया कराते हैं तो देखेंगे ये बनाएगा, इसका CH3 समूह यहां से अलग हो जाएगा तो ये बनाएगा C6H5COOH। और अब यहां पर देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने हैं। ये यहां से इस ऑक्सीजन और ये वाला बॉन्ड टूटकर अलग हो जाएगा, ये दूसरा भाग बना लेगा और यहीं पर OH समूह जुड़ेगा। तो इस तरह से हमें ये B भी मिल जाता है, जिसका नाम हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। तो ये हो गया हमारा प्रश्न खा। नोट करिए। उम्मीद है इसे लिख लिया होगा। तो अब प्रश्न खा के अथवा की बात करते हैं। एक पार्ट इसमें और बचा हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न खा का अथवा करके दिया गया है, अथवा, और लिखा हुआ है कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन क्या क्या है पहला देखेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ये लिखा हुआ है। और पहला लिखा है कि प्रोपेनॉन से 4 हाइड्रॉक्सी 4 मेथाइल पेंटेन टू ऑन, ये यहां पर पहला दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले लिखा हुआ है प्रोपेनॉन, तो हम प्रोपेनॉन को लिख लेते हैं। यहां पर देखिए प्रोपेनॉन का सूत्र हो जाएगा CH3 CH2 CH3, प्रोपेनॉन है तो COCH3 कर देते हैं और हमको इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं COCH3, ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉन। चूंकि इसका एक और ये अभिक्रिया जो है ये एल्डाल संघनन की अभिक्रिया है, उसी एल्डाल संघनन से हमें प्राप्त होता है। और एल्डाल संघनन में इस तरह से 2 यौगिक यहाँ पर भाग लेते हैं CH3 COCH3। जब ये अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर अभिक्रिया इसकी हो रही है और आप देखेंगे कि एल्डाल संघनन में क्या होता है कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन इसके बॉन्ड को तोड़ करके और सीधे कार्बन से यहाँ पर OH समूह के साथ में जुड़ जाता है। तो ये यौगिक बनाएगा ये CH3 और यहाँ से हो जाएगा OH समूह, कार्बन के एक बॉन्ड खाली होगा जिससे जुड़ेगा CH2 और फिर है COCH3। अब इसका नाम देखोगे तो यहां से देखो 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 हाइड्रॉक्सी 4 मेथाइल और ये 2 4 1 5 पेंटेन टू ऑन, यहां से हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस रिएक्शन का हम यहां पर नाम भी लिख लेंगे एल्डाल संघनन। यहां पर जो उपस्थिति दी गई है वो BaOH का होल ट्वाइस यानी क्षार की उपस्थिति में यह क्रिया हो जाती है
BaOH का होल ट्वाइस। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है एथेनॉल से 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। चलिए दूसरा देखते हैं, एथेनॉल से 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। यहां पर देखते हैं इस रिएक्शन को हम, एथेनॉल से 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। तो सबसे पहले हम एथेनॉल से प्राप्त करेंगे एस्टल्डिहाइड, जो कि भी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया के द्वारा हमें मिल जाएगा। तो ये है CH3CH2OH, और इसका कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा यहां से, और ये प्राप्त हो जाएगा हमें CH3CHO मिल जाएगा, CH3CHO एस्टल्डिहाइड। चलिए इसको यहां ना लिख करके हम यहीं लिख देते हैं, ये मिल गया CH3CHO। और इसके बाद में जब इस CH3CHO के दो अणुओं CH3, एक ये है CHO और एक और हम लिख देते हैं CH3CHO, इसके दो अणुओं का जब फिर से हम एल्डाल संघनन कराते हैं, एल्डाल संघनन, तो फिर से इसी प्रकार से यौगिक बनेगा, हो जाएगा CH3CH, यहां पर हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा CH2CHO, और इसी का यहां पर नाम हो जाएगा 3 हाइड्रॉक्सी, आप देखेंगे 1 2 3 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा दिया गया है, क्वेश्चन है ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल। तीसरा, ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक एसिड। आप जानते हैं कि जब भी किसी एल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण करा देते हैं तो वहां से हमें एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से मिल जाता है यहां पर एसिटिक अम्ल या कोई भी अम्ल मिल जाता है। तो यहां पर नोट कर लेते हैं, ब्यूटेनल CH3 CH2 CH2 CHO, इसका ऑक्सीकरण करा दिए। और अगर हमें ऑक्सीकरण नहीं कराना है तो सीधे हमें अगर इसकी हम टालन अभिकर्मक से भी क्रिया करा देते हैं, टालन अभिकर्मक का सूत्र हो जाएगा यहाँ पर Ag2O। तो अगर हम यहाँ पर Ag2O से भी अब क्रिया करा देते हैं टालन अभिकर्मक, तो भी हमें यहाँ पर ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। रिएक्शन हो जाएगा CH3 CH2 COOH और +2 Ag रजत दर्पण का अवक्षेप मिल जाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। और अब बात करते हैं चौथे और पांचवें की, तो इसके नीचे हम उसको हल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इसी का जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक एनहाइड्राइड। चौथा है एथेनोइक एसिड से एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो चलिए एथेनोइक अम्ल है, सूत्र होता है CH3COOH, और इसके जब दो अणुओं को ले लिया जाएगा CH3COOH, तो और इसका जब हम निर्जलीकरण कराएंगे, निर्जलीकरण जब भी कराओगे तो चाहे यहां पर हम P2O5 की उपस्थिति में करवा दें या फिर अम्ल की हो, कोई भी अम्ल हो, H2SO4 ले लिया जाए संग, और इसके द्वारा अगर हम इसकी निर्जलीकरण कराते हैं तो यहां से दोनों अणुओं में से जल का एक अणु अलग हो जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो बनाएगा CH3CO, और यहां पर ये CH3CO दोनों को आपस में ऑक्सीजन जोड़ेगा, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं इसको CH3CO का होल ट्वाइस इंटू O, एसिटिक एनहाइड्राइड या एथेनोइक एनहाइड्राइड प्लस H2O, जल अलग हो जाएगा। और चलिए इसका जो एक और है क्वेश्चन 5वां, कह रहा है बेंजिल अल्कोहल से
फेनिल एथेनोइक अम्ल, फेनिल एथेनोइक एसिड। चलिए इस रिएक्शन को भी हम देखते हैं। बेंजिल अल्कोहल यहां पर लिख लेते हैं, CH2OH, इसी को कहा जाता है बेंजिल अल्कोहल। तो पहला स्टेप क्या होगा कि जब हम बेंजिल अल्कोहल को PCl5 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है बेंजिल क्लोराइड, बन जाता है CH2Cl, इसका नाम होता है बेंजिल क्लोराइड। और दूसरे स्टेप में इस जो बेंजिल क्लोराइड है, जब इसका हम पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो प्राप्त हो जाता है हमें बेंजिल साइनाइड, ये मिल जाता है बेंजिल साइनाइड C6H5CH2Cn। और जो ये बेंजिल साइनाइड हमें मिला, इसका हम अम्लीय माध्यम में अगर जल अपघटन करा देते हैं, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा देते हैं तो यहीं से हमें मिल जाता है, ये हो जाएगा CH2COOH, इसी का नाम हो जाएगा फेनिल, 2 कार्बन है एथेनोइक एसिड, और साथ में ये बना लेगा NH3 अमोनिया। तो दोस्तों हमारा ये सेट 1 347 CA आज पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। इसके पहले के जितने भी सवाल हैं वो हमारी पिछली 2 वीडियो में दिया गया है, आप वहां से जा करके इसे देख सकते हैं। एक सेट कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब मिलते हैं हम अगले सेट को लेकर के अगले दिन अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।